हेलो एंड वेलकम टू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो कल की क्लास में हमने एलएलपी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं विद ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। एक हॉस्पिटल की ऑडिट करने के लिए क्या स्पेशल स्टेप्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं हमारी ऑडिट में। सबसे पहले एक हॉस्पिटल की मेन इनकम क्या है? पेशेंट्स। तो रजिस्टर ऑफ पेशेंट्स चेक करो, वाउच करो रजिस्टर ऑफ पेशेंट को कॉपीज ऑफ बिल्स इशूड के साथ। फिर उन बिल्स को भी वेरीफाई करो। कुछ सिलेक्टेड पीरियड उठा लो, उस पीरियड के बिल को लो और उसे टैली करो विद पेशेंट अटेंडेंस रिकॉर्ड। दैट इज़ बिल तभी इशू करोगे ना जब पेशेंट आएगा, ऐसे ही बिना मतलब के बिल इशू तो नहीं करते रहोगे। अब अगर आप ये दोनों चीज़ को एक साथ मिला के देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा कि क्या बिल सही तरीके से करेक्टली प्रिपेयर किए गए हैं। फिर हम ये भी चेक करेंगे कि ये जो बिल्स है वो हर एक पेशेंट को इशू किया गया है, जिससे भी कोई भी अमाउंट रिकवरेबल होगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द हॉस्पिटल। और फिर अगर कोई कलेक्शन हो रहा है कैश में तो ये चेक करो कि जो भी कलेक्शन हुआ है वो एंटर किया गया है कैश बुक में विद द रिसिप्ट्स, काउंटर फॉइल्स या कोई अदर एविडेंस लाइक फॉर एग्जांपल कॉपीज ऑफ पेमेंट बिल या काउंटर फॉइल ऑफ डिविडेंड या कोई अदर इंटरेस्ट वारंट, कॉपीज ऑफ रेंट बिल्स एट्सेट्रा। जिस भी मैटर को लेके आपने ये कलेक्शन किया है, ये कैश कलेक्ट किया है, उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है उसके साथ उसे टैली करके देखो। देन इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, रेंट। तो अगेन इसके लिए हम क्या चेक करेंगे? रेफरेंस टू द प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट रजिस्टर, ताकि हम ये चेक कर पाएँ कि जितनी भी इनकम है वो रिसीव की गई है बाय वे ऑफ रेंट ऑन प्रॉपर्टीज़ या डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, वो कलेक्ट भी की गई है। और अगर किसी भी तरह की लेगेसीज और डोनेशन रिसीव की है तो उसे जिस भी पर्पस के लिए रिसीव किया है या जिस मैनर में रिसीव किया गया है उसे उसी तरीके से अप्लाई भी किया जा रहा है। देन रिकन्सिलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन। जितनी भी कलेक्शन हुई है ऑफ सब्सक्रिप्शन या डोनेशन उन्हें ट्रेस करो। अब कहाँ ट्रेस करोगे? तो कैश बुक में ट्रेस करोगे टू द रेस्पेक्टिव रजिस्टर्स। फिर रिकंसाइल करो, चेक करो जो टोटल सब्सक्रिप्शन ड्यू है उसे। अब उसे रिकंसाइल कैसे करोगे? सबसे पहले तो ये देखोगे कि सब्सक्रिप्शन रजिस्टर में क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। देन यहाँ पे मान लो 1 लाख दिया है, फिर बोल रहा है कि अमाउंट कलेक्टेड है 90 के, तो स्टिल आउटस्टैंडिंग क्या होना चाहिए? 10 के। तो इन तीनों डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे रिकंसाइल करो द टोटल सब्सक्रिप्शन ड्यू। ऑथराइजेशन एंड सेंक्शंस। हर एक परचेज और एक्सपेंसेस को वाउच करो और ये वेरीफाई करो कि अगर किसी भी तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया है तो उसके लिए प्रायर अप्रूवल ली गई थी, प्रायर सेंक्शन किया गया था वो बाय ट्रस्टीज़ या मैनेजिंग कमेटी। और अगर किसी भी तरह की अपॉइंटमेंट या इंक्रीमेंट हुई है स्टाफ के में तो वो ड्यूली ऑथराइज भी की गई है। फिर ये भी वेरीफाई करो कि अगर किसी भी तरह का ग्रांट रिसीव किया है गवर्नमेंट से या लोकल अथॉरिटी से तो उसे अच्छी तरीके से अकाउंट किया गया है। और अगर किसी भी तरह का रिफ़ंड क्लेम करने के लिए एलिजिबल है हॉस्पिटल तो उसने वो रिफ़ंड क्लेम किया है। और फिर हॉस्पिटल्स हर बार बजट बनाती हैं तो सबसे पहले तुम कंपेयर करोगे एक्चुअल जो भी एक्सपेंडिचर और इनकम हुई है उसे तुम्हारी बजटेड अमाउंट से। और अगर कोई भी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट वेरिएशन देखने को मिल रहा है इन दोनों के बीच तो फिर आप रिपोर्ट करोगे इस बात को ट्रस्टी और मैनेजिंग कमेटी को। इंटरनल चेक। अब एक हॉस्पिटल के लिए इन्वेंट्री क्या होगी? दवाइयाँ होंगी, क्लॉथिंग होंगे, उनके इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, स्टोर्स, स्पेयर्स। तो एग्ज़ामिन करो। किससे एग्ज़ामिन करोगे? इंटरनल चेक को। किससे रिलेटेड? तो जो भी रिसिप्ट और इशू ऑफ स्टोर्स है, मेडिसिन, लिनन, अपैरेटस, क्लॉथिंग, इंस्ट्रूमेंट एट्सेट्रा, ताकि आप ये इंश्योर कर पाओ कि जितने भी परचेजेस हैं क्या वो प्रॉपरली रिकॉर्ड किए जा रहे हैं इन्वेंट्री रजिस्टर में। और ये जो भी इशू हो रहा है ये एक अगेंस्ट द प्रॉपर ऑथराइजेशन ही किया जा रहा है। जैसे आपको पता होगा हॉस्पिटल में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। आप पहले जाओगे डिपार्टमेंट के पास, अगर वो आपको अलाउ कर रहे हैं एक नई मशीन को यूज़ करने के लिए तो ही आप यूज़ कर सकते हो। जस्ट बिकॉज आपका मन कर रहा है आप जाके नई मशीन उठा के ला के यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर कुछ भी ऐसा इशू किया जा रहा है तो वो अगेंस्ट प्रॉपर ऑथराइजेशन ही है। देन ये चेक करो कि डेप्रिसिएशन राइट ऑफ किया गया है अगेंस्ट ऑल द एसेट्स एट द अप्रोप्रिएट रेट। अगर हॉस्पिटल किसी भी तरह का बॉन्ड, शेयर, स्क्रिप्ट्स और टाइटल डीड्स ऑफ प्रॉपर्टी रखता है
तो उन्हें इंस्पेक्ट करो और उन्हें कंपेयर करो उसके साथ जो हमें शो की गई है प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट रजिस्टर में, कि सारी इन्फॉर्मेशन शो की गई है या नहीं। देन ऑब्टेन इन्वेंट्रीज स्पेशली ऑफ स्टॉक्स एंड स्टोर्स एज एट द एंड ऑफ द ईयर, और चेक करो उनके परसेंटेज ऑफ आइटम को फिजिकली, और साथ ही साथ उन्हें कंपेयर करो टोटल वैल्यूज़ में जो रेस्पेक्टिव लेजर बैलेंस में शो की गई है। अब लेजर बैलेंस में शो कर रहे हैं कि हमारे पास 10 लाख की मेडिसिन है, तो सच में इनके पास 10 लाख की मेडिसिन है या नहीं, ये चेक करो। देन एट लास्ट मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन एंड सर्टिफिकेट, जैसा कि हम ऑडिट करते वक्त रिटन रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, बस वही है कि एक प्रॉपर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन और सर्टिफिकेट लो विथ रिस्पेक्ट टू वेरियस एस्पेक्ट्स कवर्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। और यहाँ हमारा ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल भी ख़त्म होता है। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑडिट ऑफ क्लब। अब देखो, हम जो भी इंस्टीट्यूट्स की जो भी एंटिटीज़ की ऑडिट पढ़ रहे हैं ना, उसमें मेन क्या हो रहा है, उनके जो मेन एक्सपेंसेस है उन्हें चेक करो, उनकी जो मेन इनकम है उन्हें चेक करो। बाकी हर एक की एक कुछ स्पेसिफिक इनकम है, लाइक हॉस्पिटल में पेशेंट की इनकम, तो वहीं स्कूल्स में बच्चों की फ़ीस, और क्लब में एंट्रेंस फ़ीस सब्सक्रिप्शन। अब एंट्रेंस फ़ीस को तुम क्या के साथ वाउच करोगे, क्या के साथ चेक करोगे, तो मेंबर्स का एप्लीकेशन जो है, काउंटर फॉइल जो इशू किया गया है उनको, एस वेल एस रेफरेंस लोगे मिनट्स ऑफ द मीटिंग की, मैनेजिंग कमेटी की। फिर सब्सक्रिप्शन कैसे चेक करेंगे, तो सब्सक्रिप्शन के अगेंस्ट जो काउंटर फॉइल्स इशू की गई है उन्हें देखोगे, जो भी रिसिप्ट्स है सिलेक्टेड पीरियड की उन्हें चेक करोगे, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स से टैली करोगे, रिकंसाइल करोगे टोटल अमाउंट क्या है ऑफ टोटल सब्सक्रिप्शन जो ड्यू है विद द अमाउंट कलेक्टेड एंड दैट आउटस्टैंडिंग। मतलब वही कि हमें टोटल रिसीव करना था 10 लाख, हमने रिसीव किए 9 लाख, तो अभी ड्यू है 1 लाख। मतलब तुम्हारे पास सिर्फ अगर ये दो डेटा है और तुम्हें ये निकालना है तो ये आसानी से मिल जाएगा। तो वही इन तीनों को मिला के चेक करो कि ये एक दूसरे से टैली हो रहे हैं या नहीं। देन एरियर्स ऑफ सब्सक्रिप्शन, ये इंश्योर करो, ये चेक करो अगर किसी भी तरह का एरियर्स है सब्सक्रिप्शन का प्रीवियस ईयर का, तो उसे करेक्टली ब्रॉड किया गया है ओवर एंड एरियर्स ऑफ द ईयर अंडर ऑडिट, और जो भी सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव की गई है वो भी करेक्टली एडजस्ट की गई है। दैट इज़ पिछले साल की आउटस्टैंडिंग को कैरी फॉरवर्ड करके इस साल लाया गया है, और अगर कोई एडवांस था तो उसे इस साल करेक्टली एडजस्ट किया गया है। एरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करो टोटल ऑफ वेरियस कॉलम्स ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर और उन्हें टैली करो, उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी रिसिप्ट काउंटर फॉइल्स है उनके साथ। देन चेक करो अगर कोई भी इरिकवरेबल मेंबर ड्यूज है, दैट इज़ बैड डेट। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स लो और ये असरटेन करो कि क्या ऐसे कोई मेंबर के ड्यूज़ हैं जो अरियर पे हैं बहुत टाइम से, और उन्हें फिर इंक्वायर करो कि क्या नेसेसरी स्टेप्स लिए गए हैं इन्हें रिकवर करने के लिए, और अगर लिए गए तो क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो भी अमाउंट है ये इरिकवरेबल है, और अगर रिकवरेबल है तो उसे शो करो ऑडिट रिपोर्ट में। जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख अमाउंट है जो इरिकवरेबल है, तो वो ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट में शो करेगा कि इस साल 1 लाख अमाउंट इरिकवरेबल है फ्रॉम मेंबर्स। प्राइसिंग चेक करो, वेरीफाई करो कि क्या इंटरनल चेक अच्छी तरीके से ऑपरेट कर रहा है एज रिगार्ड टू मेंबर्स बीइंग चार्ज विद प्राइस ऑफ फूड स्टफ्स, क्या सही से मेंबर्स को चार्ज किया जा रहा है प्राइस ऑफ फूड स्टफ का या ड्रिंक का जो भी उन्हें प्रोवाइड की जा रही है और उनके गेस्ट को, और साथ ही साथ क्या फीस चार्ज करी जा रही है, कोई भी स्पेशल सर्विस अगर दी जा रही है तो उसके अगेंस्ट, लाइक बिलियर्ड्स और टेनिस के लिए, उनके इंटरनल चेक को वेरीफाई करो। फिर ट्रेस करो जो भी डेबिट सिलेक्टेड पीरियड की फ्रॉम सब्सिडियरी रजिस्टर्स जो वो क्लब मेंटेन करता है इन रेस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज या सर्विसेज जो अपने मेंबर्स को वो प्रोवाइड करा रहा है, और ये कंफर्म करो कि अगर कोई भी अमाउंट है जो किसी भी मेंबर के लिए ड्यू है या उसे सर्विसेज या कोई भी सप्लाईज प्रोवाइड कराई गई है तो वो उसके अकाउंट में डेबिट की गई है विद द अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम हिम। जैसे ये क्लब की बिल्डिंग है, पहले तो मेंबर ने आपको सब्सक्रिप्शन फ़ी दी जिससे आपने यहाँ एंटर करने दिया, उसे एंट्रेंस फ़ी दी, सब्सक्रिप्शन फ़ी दी। अब यहाँ पे ना कुछ स्पेशल ऐसे फीचर्स हैं, अगर उसे वो सब लेने हैं तो उसके लिए उसे पे करना होगा। लाइक यहाँ पे फूड कोर्ट है, गेम्स कोर्ट है, गेम जोन है, उसे वहाँ जाना है और वो फैसिलिटीज़ को यूज़ करना है तो उसके लिए अलग से चार्जेस हैं। अगर वो इन्हें यूज़ कर रहा है तो आप इसके अकाउंट में डेबिट कर रहे हो इसके अमाउंट को एज रिकवरेबल अमाउंट्स फ्रॉम हिम। फिर परचेजेस के लिए वाउच करो परचेजेस को जो की गई है स्पोर्ट आइटम्स की, फर्नीचर की, क्रॉकरी की एटसेट्रा, और उन्हें ट्रेस करो, चेक करो। तो क्या से चेक करोगे? इन्वेंट्री रजिस्टर से।
कि अगर यहाँ पे एक्सपेंस दिखा रहा है कि स्पोर्ट्स आइटम खरीदी गई है 1 लाख की, तो क्या इन्वेंटरी रजिस्टर में 1 लाख की स्पोर्ट्स आइटम शो हो रही है? देन मार्जिन मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे चेक करोगे? पहले देखो परचेजेस और उसके बाद चेक करो सेल प्राइजेस को, जिससे ये कंफर्म कर पाओ कि एक नॉर्मल रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट तो अर्न करी गई है हर एक सेल में। और जो भी क्लोजिंग स्टॉक बचेगा दैट इज़ इन्वेंटरी ऑफ अनसोल्ड प्रोविजंस एंड स्टोर्स एट द एंड ऑफ द ईयर, उसे हम फिजिकली वेरीफाई करेंगे और उसका वैल्यूएशन चेक करेंगे। देन फॉर इन्वेंट्रीज चेक करो इन्वेंट्री ऑफ फर्नीचर, स्पोर्ट मटेरियल, अदर एसेट्स फिजिकली और उनके रेस्पेक्टिव इन्वेंट्री रजिस्टर को, या जो भी इन्वेंट्रीज प्रिपेयर की गई है एट द एंड ऑफ द ईयर उनको। अगेन फॉर इन्वेस्टमेंट्स हम क्या देखते हैं? अगर किसी भी तरह की स्क्रिप्स, शेयर स्क्रिप्स, बॉन्ड्स है इन रेस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो चेक करेंगे हम उनकी करेंट वैल्यू को, जिससे वो डिस्क्लोज होनी है फाइनल अकाउंट्स में। और ये असरटेन करेंगे कि एक प्रॉपर अरेंजमेंट की गई है फॉर देयर सेफ कस्टडी, और वो अरेंजमेंट जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है। फिर तुम चेक करोगे मैनेजमेंट की पावर्स को, एग्जामिन करो कि क्या फाइनेंशियल पावर्स है सेक्रेटरी के पास, और अगर वो अपनी पावर्स को एक्सीड कर देता है तो उसे रिपोर्ट करो, उस स्पेसिफिक केस को रिपोर्ट करो फॉर कंफर्मेशन बाय द मैनेजिंग कमेटी कि क्या आपने अलाउ किया इसे अपनी पावर से आगे जाके एक्सीड करके काम करने को। और यहाँ हमारा ऑडिट ऑफ क्लब ख़त्म होता है। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑडिट ऑफ सिनेमा। अभी आपको समझ आ रहा होगा हम कुछ भी नई चीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, हम हर एक ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल, क्लब, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, हर एक में सेम चीज़ पढ़ रहे हैं, बस फ़र्क इतना है हर जगह हेडिंग बदल जा रही है। अब बिना आगे कुछ पढ़े सिनेमा में क्या चेक करेंगे हम बताओ? जो टिकट्स है, जो मूवीज़ की टिकट सेल हो रही हैं उनको, उनके बेसिस पे हुई अर्निंग को। देखो फर्स्ट पॉइंट इज़ अबाउट दिस ओनली, वेरीफाई करो कि इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज़्म कुछ ऐसा है कि जितनी भी एंट्रेंस हो रही है सिनेमा हॉल में ड्यूरिंग द शो, वो सिर्फ थ्रू प्रिंटेड टिकट्स ही हो रही है, दैट इज़ टिकट शो करके ही हो रही है। उनके से वो सीरियली नंबर्ड है, बाउंड है इनटू बुक्स। ये वेरीफाई करो कि उनका इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज़्म कुछ ऐसा है कि जो भी नंबर ऑफ़ टिकट्स इशू की जा रही है हर शो और क्लास के लिए वो डिफरेंट है। हालांकि वो जो नंबर्स है सेम क्लास के शो के लिए ऑन द सेम डे ईच वीक रन सीरियली, दैट इज़ 1 से शुरू हो रहा है, वो सीरियल नंबर्स पे रन कर रहा है, पर ऑब्वियस सी बात है जो भी हर टिकट सेल कर रहे हो उसका नंबर अलग होगा। 1 आपने बेच दिया तो अब आप पूरे हफ्ते 1 दोबारा नहीं बेच सकते। फिर ये चेक करो कि अगर किसी भी तरह की एडवांस बुकिंग हो रही है तो उसके लिए एक अलग सीरीज़ ऑफ टिकट्स बनाई गई है, और जो भी इन्वेंट्री है इन टिकट्स की वो एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल के कस्टडी में रखाई गई है। और ये कंफर्म करो कि जैसे ही एक शो एंड होता है उसके एंड पे एक स्टेटमेंट ऑफ टिकट सोल्ड बनाई जाती है और कलेक्ट कर ली जाती है, दैट इज़ जो भी कैश कलेक्ट किया है उसके बेसिस पे ये प्रिपेयर किया जाता है स्टेटमेंट ऑफ टिकट सोल्ड। और अगर किसी भी तरह की फ्री पास इशू की जा रही है तो उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा जा रहा है, और ये इशू कर रहे जा रही है अंडर अ प्रॉपर अथॉरिटी। जैसे कोई भी चलते फिरते जाके फ्री पास नहीं देके आ रहा, जो ऑथराइज्ड है वो फ्री पास इशू करने को वही फ्री पास दे रहा है। फिर रिकंसाइल करो अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड, और वो कैसे करोगे? तो जो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स इशू हुई है उसके बेसिस पे। फिर ये वाउच करो, ये वेरीफाई करो कि टैक्स रिटर्न फाइल की गई है ईच मंथ। फिर वाउच करो, चेक करो कैश बुक को इन रेस्पेक्ट ऑफ जो भी कैश कलेक्ट किया गया इन टिकट्स को बेचने में अलग अलग शोज़ के लिए, ऑन रेफरेंस टू डेली सेटलमेंट्स, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि हमें एट द एंड ऑफ शो स्टेटमेंट ऑफ टिकट सोल्ड बनानी होती है। तो डेली स्टेटमेंट के बेसिस पे ये कैश बुक को वाउच करो। और इसे हम कैसे चेक करेंगे? तो टेस्ट चेक के बेसिस पे। और इसे हम चेक क्या के साथ करेंगे? जो ये कैश बुक है उसे आप चेक करोगे रिकॉर्ड ऑफ टिकट्स इशूड फॉर द डिफरेंट शोज़ हेल्ड, दैट इज़ ये जो आपने स्टेटमेंट बनाया है अभी ऊपर, इस स्टेटमेंट को आप कैश बुक के साथ वाउच करके देखोगे कि ये टैली हो रहा है या नहीं। फिर वेरीफाई करो जो भी चार्जेस कलेक्ट किए गए हैं फॉर एनी काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट, स्लाइड्स या शॉर्ट्स। और ये कहाँ से चेक कर सकते हो? तो इसके लिए भी अलग से एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर ऑफ स्लाइड्स एंड शॉर्ट्स एग्जिबिटेड, जो रखा जाता है सिनेमा में एज वेल विद द एग्रीमेंट्स। जो एग्रीमेंट्स की गई है उन एग्रीमेंट्स को चेक कर सकते हो, इन रजिस्टर को चेक कर सकते हो। फिर ये चेक करो कि क्या एक्सपेंडिचर इन्होंने इंकर किया है इस एडवर्टाइजमेंट पे, रिपेयर मेंटेनेंस पे,
और इस तरह की कोई भी एक्सपेंडिचर है तो उसके लिए ये इंश्योर करो कि इसे कैपिटलाइज नहीं किया गया है। और फिर ये कंफर्म करो कि जो भी डेप्रिसिएशन एक मशीनरी और फर्नीचर पे चार्ज की गई है वो एक अप्रोप्रिएट रेट में ही चार्ज की गई है। फिर आपको ये पता होगा कि जो भी सिनेमास ये मूवी रन करती हैं, शो करती है, वो मूवी हायर करती है, इन फिल्म्स को हायर करती है। तो हम वाउच करेंगे पेमेंट को जो किया जा रहा है ऑन अकाउंट ऑफ फिल्म हायर विद द बिल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड इन द प्रोसेस द एग्रीमेंट्स कंसर्न शुड बी रेफर्ड टू। दैट इज़ पेमेंट रिगार्डिंग फिल्म के हायर करने को हम कैसे चेक करते हैं, तो हम डिस्ट्रीब्यूटर के बिल्स को देखेंगे, उनके एग्रीमेंट को देखेंगे। एग्जामिन करो अगर किसी भी तरह का अनएडजस्टेड बैलेंस है आउट ऑफ एडवांस पेड टू द डिस्ट्रीब्यूटर अगेंस्ट फिल्म हायर कॉन्ट्रैक्ट्स, ताकि आप ये इंश्योर कर पाओ कि ये जो भी आपने एडवांस पे किया है ये सही है और ये रिकवरेबल है। दैट इज़ आज आपने एडवांस पे किया है तो कल को आपको मूवी मिलेगी। और अगर ऐसा है कि आपने ना एडवांस पे किया और वो मूवी आपको मिल भी गई, आपने वो मूवी प्ले भी कर दी, पर फिर भी आपने एडवांस एडजस्ट नहीं किया, तो उसके लिए अब फिर इंक्वायरी करनी होगी कि क्यों ये एडवांस को अभी तक एडजस्ट किया नहीं गया है। और अगर कोई भी ऐसे एडवांसेस हैं जो इरिकवरेबल हो जाते हैं तो उसके लिए मैनेजमेंट को प्रोविजंस बनाने होंगे। तो आप ये चेक करोगे कि क्या उन्होंने प्रोविजंस बनाए हैं या नहीं। फिर जो भी अरेंजमेंट है रेस्टोरेंट इनकम से पैसे कलेक्ट करने का, हम उसे इंक्वायर करेंगे। हम ये चेक करेंगे कि या फिक्स सम है या फिक्स परसेंटेज क्या है। दैट इज़ जब आप सिनेमा में जाते हो, वहाँ पॉपकॉर्न ऑर्डर करते हो, या तो वो उस सिनेमा के ही द्वारा इस्टेब्लिश कराया गया होता है वहाँ, या कुछ रेस्टोरेंट वाले हैं जो उन्हें कुछ रेंटल इनकम देते हैं, कुछ कमीशन देते हैं, जिसके बदले वो उनके सिनेमा में अपना कैंटीन खोल पाएँ। तो या तो उनको एक फ़िक्स सम बोल दिया जाएगा कि आप 1 मंथ का मुझे 30K 1 लाख वट एवर अमाउंट पे करो, या अगर आप फिक्स परसेंटेज दैट इज़ आपकी जितनी भी इनकम है उसका 10% हम लेंगे, ऐसा। और अगर जो रेस्टोरेंट रन किया जा रहा है वो सिनेमा का ही है तो उसके अकाउंट्स को चेक करो। फिर अब ऐसे केस में हम जो ऑडिट कर रहे हैं वो कवर करेगी सेल ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ फूड स्टफ, परचेज ऑफ फूड स्टफ, कोल्ड ड्रिंक एट्सेट्रा, जैसा कि हम केस ऑफ क्लब में करते हैं। और इसी के साथ क्लब की भी ऑडिट ख़त्म होती है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑडिट ऑफ हायर परचेज एंड लीजिंग कंपनीज। तो पहले ये जानो कि ये हायर परचेज होती क्या है। हायर परचेज एग्रीमेंट एक ऐसी एग्रीमेंट है अंडर विच गुड्स आर लेट ऑन हायर, और जो हायरर होता है उसके पास ऑप्शन होता है उन्हें परचेज करने का इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। दैट इज़ अगर आप में से किसी ने ना बजाज फाइनेंस यूज़ किया होगा तो उसे पता होगा, जब आप कोई प्रोडक्ट ख़रीदने जाते हो तो उसकी पोजेशन आपको मिल जाती है इस कंडीशन पे कि ये जिस पर्सन को ये गुड्स की पोजेशन मिल रही है वो एक पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट में अपना अमाउंट जो भी है वो पे करता जाएगा। उसकी प्रॉपर्टी, उसकी टाइटल उसे तब मिलेगी जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर देगा, और उस पर्सन के पास राइट होता है कि वो कभी भी टर्मिनेट कर सकता है इस एग्रीमेंट को एट एनी टाइम बिफोर द प्रॉपर्टी सो पासेस। बट जनरली लोग ये काम नहीं करते हैं। सो एक हायर परचेज क्या होता है, समझ लो एक EMI पे आपने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा, दैट इज़ हायर परचेज। आपके पास प्रोडक्ट आ गया है, आपके पास उसका पोजेशन है, बट आपके पास अभी उसकी टाइटल, उसकी प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है। जब आप जिस दिन अपनी ये लास्ट EMI पे करोगे उस दिन आपको इसकी राइट मिल जाएगी। अब हायरर किसे बोलते हैं, जो उन गुड्स को ख़रीदता है, जिसके पास उसका पोजेशन होता है, जो उस पोजेशन को रिसीव करता है ओनर से अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट। और ओनर वो पर्सन है जो उसे ये गुड्स प्रोवाइड कराता है, जो डिलीवर करता है या डिलीवर कर चुका होता है टू हायरर अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट in order to complete the purchase of or the acquisition of property in goods, और जिसके बेसिस पे जो भी आपकी एग्रीमेंट बनाई गई हो, और उस एग्रीमेंट में आप वो सम शो करते हो जो पेबल है बाय द हायरर अंडर द हायर परचेज एग्रीमेंट बाय वे ऑफ डिपॉजिट और इनिशियल पेमेंट। दैट इज़ ये अभी हम बेसिक्स ही पढ़ रहे हैं कि हायर परचेज क्या होता है। अब जो पार्टी हायर परचेज के थ्रू गुड्स परचेज करती है उसे हायरर बोलते हैं, और जो ऑब्वियस सी बात है गुड्स सेल कर रहा है, जो प्रोवाइड करा रहा है, वो ओनर। अब हायर परचेज की ट्रांजैक्शन को चेक करने के लिए ऑडिटर को क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ऑडिटर ये इंश्योर करेगा कि जो हायर परचेज एग्रीमेंट है वो राइटिंग में है और साइन किया गया है हर एक पार्टी के द्वारा। और ये जो हायर परचेज एग्रीमेंट बनेगा वो क्लियरली स्पेसिफाई करना चाहिए हायर परचेज प्राइस ऑफ द गुड्स, क्या कैश प्राइस है, दैट इज़ वो क्या प्राइस है जिस पे वो जो गुड्स था वो ख़रीदा जा सकता था बाय द हायरर फॉर कैश।
कौन से डेट पे ये एग्रीमेंट स्टार्ट होगा एक्चुअली। आपने सामान आज खरीदा है बट आपका पहला पेमेंट ड्यू ना 1 महीने बाद होता है, या आपकी जो भी एग्रीमेंट हो 1 महीने 2 महीने बाद। फिर वो एग्रीमेंट ये भी बताना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ़ इंस्टॉलमेंट्स हैं, फिर वो इंस्टॉलमेंट्स क्या अमाउंट के होने वाले हैं, किस डेट पे ड्यू होने वाले हैं, या क्या मोड होगा उनकी डेट को डिटरमाइन करने का जिस पे वो पेएबल होंगे, कौन से पर्सन को वो पेएबल होंगे और कौन से प्लेस पे पेएबल होंगे, वो क्या सामान है जो ख़रीदा जा रहा है। इतनी उसके बारे में डिटेल्स दो कि ये सफिशिएंट हो उसके उसे आइडेंटिफाई करने में, उसे समझने में। और एट लास्ट फिर हम इंश्योर करेंगे कि जो ये इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स है ये रेगुलरली रिसीव हो रहे हैं एज़ पर द एग्रीमेंट। देन कम्स लीजेस। लीज एग्रीमेंट में एक इंसान कुछ टाइम के लिए, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए उसके एसेट को यूज़ करता है इन कंसिडरेशन ऑफ पेमेंट ऑफ रेंट टू अनदर पार्टी। तो जो इंसान ये यूज़ कर रहा होता है उसे कहते हैं हम लीजी, और जिसके एसेट को वो यूज़ कर रहा है उसे कहते हैं लेसर। कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे जो लीगल ओनरशिप होती है एसेट की वो रिमेन करती है विद द लेसर, दैट इज़ लीजिंग कंपनी। पर इन सब्सटेंस जो भी उसके रिस्क रिवार्ड्स होते हैं ओनरशिप के उस एसेट के, वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं टू द लीजी। दैट इज़ मान लो एक मशीन है जो लीजी ने ले रखी है, मशीन का ओनर आज भी लेसर है, पर अगर मशीन को लेके किसी भी तरह के रिस्क हो रहे हैं या उससे जो रिवॉर्ड्स हो रहे हैं तो उसका हकदार लीजी है, जिसे हम एक तरह का कहते हैं फाइनेंसिंग अरेंजमेंट। और इन लीजेस को कहते हैं फाइनेंस लीज। और ऑपरेटिंग लीज एक तरह का एकदम सिंपल एग्रीमेंट, वो रेंट वाला इन रिटर्न ऑफ रेंट, आप रेंट पे कर रहे हो, आप एसेट यूज़ कर रहे हो, दैट्स इट। अब जो नॉर्मल फाइनेंस लीज होती है ना, उसके बाद कुछ ट्रांजैक्शंस होते हैं जो गो थ्रू करते हैं फ्रॉम सम मॉडलिटी। पहले तो लीज ही सिलेक्ट करेगा इक्विपमेंट जो उसे चाहिए, और वो खुद को इस बात से सेटिस्फाई करेगा कि ये अच्छी तरीके से फंक्शन कर रहा है, फंक्शनल फिटनेस है और स्पेसिफिकेशंस हैं अच्छी इसमें, यहाँ पे लेसर का कोई पार्ट नहीं है। अब एक बार लीजी को समझ आ गया कि उसे कौन सा इक्विपमेंट चाहिए तो वो अप्रोच करेगा लेसर को, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली थ्रू अ लीज ब्रोकिंग एजेंसी। फिर जो ये एग्रीमेंट्स है ये ब्रॉडली नेगोशिएट करते हुए एक रेट के साथ फाइनलाइज कर दिए जाते हैं। फिर वो जो लेसर होता है वो ऑर्डर प्लेस कर देता है उस इक्विपमेंट का उस मैन्युफैक्चरर से जो एक लीजी चूज़ करता है, जिसके बाद जो मैन्युफैक्चरर होता है वो डिलीवर कर देता है इक्विपमेंट को एट द साइट ऑफ द लीजी, और उसका जो भी फिर जो ये लीजी होता है उसका जो नोटिस होता है एक्सेप्टेंस का वो लेसर को भेज देता है, एक बार जब उसने गुड्स रिसीव कर लियो, इक्विपमेंट रिसीव कर लियो फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। और ये जो भी लीज एग्रीमेंट बनाए जाएंगे वो सारे डिटेल्स प्रोवाइड कराएंगे ऑफ टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और साइन किए जाएंगे बिटवीन द पार्टीज़। और ये जो लीजेस होती हैं वो नॉर्मली फुल्ली पे आउट होती है विद टर्म वेरिंग एज पर रिक्वायरमेंट्स। और जब ये लीज पीरियड चल रहा होगा उस बीच में लीजी रेगुलर रेंटल पेमेंट्स करता रहेगा एग्रीड पीरियड में, जो कि यूजुअली होता है ईच कैलेंडर मंथ। जैसे हर महीने आपकी एक ईएमआई ड्यू होती है, लाइकवाइज हर महीने आपको रेंट पे करना होता है। साथ ही साथ वो इक्विपमेंट को एक अच्छे स्टेट में रखा रहेगा, दैट इज़ गुड, रिपेयर कराता रहेगा, उसकी वर्किंग कंडीशन को अच्छी रखेगा। और अगर उसके लिए किसी भी तरह की उसे मैन्युफैक्चरर से वारंटी मिल रही है या आफ्टर सेल सर्विस मिल रही है तो वो उसके लिए एंटाइटल्ड होगा। और जब ये लीज पीरियड एंड होगी तो या तो आप इक्विपमेंट को दे दोगे वापस लेसर को, या लीसी को ना चांस मिलेगा एक रिन्यूअल राइट का, उसे रिन्यूअल राइट मिलेगी कि आप रिन्यू करा लो वापस से इस लीज को, या अगर आप चाहो तो आप परचेज़ कर लो इस इक्विपमेंट को जब वो लेसर इंटेंड कर रहा हो कि वो सेल करना चाहता है। उसके लीज एग्रीमेंट में उसे कोई भी ऑप्शन नहीं दी जाएगी परचेज़ की। लीज एग्रीमेंट से अलग जब लेसर चाहता हो कि हाँ मुझे ये सेल करना है तो अगर कोई ख़रीदना चाहता है तो ले लो। अब इन लीज एग्रीमेंट्स को, लीज पेमेंट्स को लेके ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। एक लीजिंग कंपनी को ना किसी को भी लीज में कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड कराने से पहले ये इंश्योर करना होता है कि वो कंपनी अंडरटेक कर सकती है या नहीं उस एक्टिविटीज़ को, लाइक वो कैपिटल गुड्स या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स को अंडरटेक कर सकती है या नहीं, खरीद सकती है या नहीं। फर्दर वो ये इंश्योर करते हैं कि क्या कंपनी अंडरटेक कर सकती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ या नहीं। अब हर कंपनी के एक अलग रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, वो जिस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत गाइड हो रही हैं उस कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होती हैं, लॉज होती है, तो क्या उसे वो लॉ अलाउ करती है इस फाइनेंसिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने को। अगर नहीं अलाउ करती है तो फिर वो नहीं आ सकते फाइनेंस लीज में। तो ये चेक कौन करता है? लीजिंग कंपनी।
अब इसके लिए ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर ये वेरीफाई करेगा कि लीजिंग कंपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही तरीके से फुलफिल कर रही है या नहीं। फिर ऑडिटर ये भी चेक करेगा कि क्या एक प्रॉपर प्रोसीजर एग्जिस्ट करता है लीजिंग कंपनी में, जो ये चेक करे, जो क्रेडिट एनालिसिस करे लीजी का, लाइक उसकी एबिलिटी देखे कि क्या वो पे कर सकता है आगे जाके हमारे अमाउंट को, उसकी पास क्रेडिट रिकॉर्ड क्या रही है, लाइक फॉर एग्जांपल उसकी सिविल स्कोर देखना एंड ऑल, फिर उसके बेसिस पे ही क्रेडिट अलाउ करना। फिर वो जो लीज एग्रीमेंट है उसे एग्जामिन करेगा और साथ ही साथ वो ये पॉइंट्स नोट करेगा। पहला तो डिस्क्रिप्शन लेजर का, लीजी का, इक्विपमेंट का, कौन से लोकेशन में ये इक्विपमेंट इंस्टॉल की गई है। फिर ये इंश्योर करेगा कि वो इक्विपमेंट वहाँ से रिमूव नहीं की जाएगी एक्सेप्ट फॉर रिपेयर्स और फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिफिकेशन। अब मशीन तो सेम मशीन 1000 2000 बहुत सारी हो सकती है ना, तो कुछ तो एक ऐसा होना चाहिए डेटा तुम्हारे पास जिससे तुम समझ पाओ कि अरे हाँ ये ही तुम्हारी दी हुई मशीन है। तो वो उसके लिए रिक्वायर कर सकता है कोई प्लेट या मार्किंग टू बी अटैच टू द इक्विपमेंट। देन उस एग्रीमेंट के बेसिस पे वो नोट डाउन करेगा कि क्या अमाउंट है उस टेन्योर का ऑफ लीज, क्या डेट से जब पेमेंट की जाएगी, लेट होगा तो चार्जेस क्या हैं, डिपॉजिट्स और एडवांसेस क्या है, हर एक चीज़ नोट की जानी चाहिए। फिर वो ये चेक करेगा कि क्या ये इक्विपमेंट रिटर्न करने हैं लेसर को ऑन टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एंड द कॉस्ट शैल बी बोर्न बाय लीजी। फिर क्या वो एग्रीमेंट प्रोहिबिट करता है लीजी को कि वो सबलेट ना कर पाए, दैट इज़ पहले तो आपने, ये आप हो, ये कोई और है और ये कोई थर्ड पार्टी, आपने इस इंसान से पहले लीज में उठाया, फिर अब आप आगे और उसे फिर रेंट पे दे रहे हो, इसे कहते हैं सबलेट करना। पहले खुद रेंट पे उठाना फिर उसी प्रॉपर्टी को आगे रेंट पे देना। तो क्या किसी भी तरह का रेस्ट्रिक्शन है आपके ऊपर या जो भी लीजी है उसके ऊपर कि वो आगे जाके सबलेट नहीं कर सकता है, तो उसे भी नोट डाउन करके रखो। एग्ज़ामिन करो उस लीज़ प्रपोज़ल को जो लीजी ने लेसर को दिया था, ये रिक्वेस्ट करते हुए कि मुझे ये इक्विपमेंट आप लीज़ में दो। हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा था, पहले तो वो सिलेक्ट करता है कि उसे क्या इक्विपमेंट चाहिए, फिर वो जाके लेसर को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये इक्विपमेंट प्रोवाइड कराओ। तो वो कैसे रिक्वेस्ट करेगा, एक लीजी प्रपोजल फॉर्म में, तो उसे एग्ज़ामिन करो। फिर ये एग्ज़ामिन करो कि ये जो भी इनवॉइस है ये रिटेन की जा रही है सेफली एट द लीज इज़ अ लॉन्ग टर्म। अगर लॉन्ग टर्म लीज़ है तो अच्छी तरीके से उसके इनवॉइस को रिटेन करके रखा गया है। और फिर एग्ज़ामिन करो उस एक्सेप्टेंस लेटर को जो ऑब्टेन किया गया है फ्रॉम द लीसी, जिसमें वो ये बता रहा है कि उसने इक्विपमेंट रिसीव कर ली है और वो एक्सेप्ट करता है इस लीज़ एग्रीमेंट को। फिर ये चेक करो कि उसकी जो भी बोर्ड रिजोल्यूशन है जो ऑथराइज़ करेगी एक पर्टिकुलर डायरेक्टर को जो एग्जीक्यूट करे इस लीज एग्रीमेंट को, वो पास किया गया है बाय द लीसी। और साथ ही साथ जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं वो ऑब्टेन की गई है बाय द लेसर ऑफिस रिकॉर्ड्स, सॉरी फॉर हिज रिकॉर्ड्स, अपने रिकॉर्ड्स के लिए वो जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है उसकी कॉपीज़ वो रिसीव करता है। और फिर जैसा कि आपने अकाउंट्स या कुछ बच्चों ने एडवांस अकाउंट्स में पढ़ा होगा कि AS 19 बोलता है कि लीज़ दो टाइप की होती है, फाइनेंस लीज़ एंड ऑपरेटिंग लीज़। जिसमें फाइनेंस लीज़ कब होती है, जब लीज़ एग्रीमेंट ट्रांसफ़र करती है ओनरशिप ऑफ एसेट टू द लीजी एट द एंड ऑफ लीज टर्म, जिसके लिए कुछ कंडीशंस होती है वो भी हमने पढ़ा था कि लीजी के पास ऑप्शन होता है कि वो परचेज़ कर ले उस एसेट को एट अ प्राइस जो कि एक्सपेक्टेड है टू बी सफिशिएंटली लोअर देन द फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ ऑप्शन बिकम्स एक्सरसाइजेबल for it to be reasonably certain at the inception of the lease that the option will be exercised। That is, आपने आज लीज एग्रीमेंट बनाई और ये आप श्योर हो कि एक सर्टेन टाइम के बाद ये बहुत ही रिजनेबल है कि जब ये लीज़ ख़त्म होने वाली होगी तब जो लेसी है, लीजी है, वो परचेज कर लेगा उन गुड्स को एट अ प्राइस लोअर देन द फेयर वैल्यू एट द डेट। और वो लीज टर्म कुछ ऐसा होगा जो मेजर पार्ट कवर करेगा इकोनॉमिक लाइफ ऑफ एसेट का, जैसे कि एसेट अगर 10 साल की है तो वो 5 साल से ऊपर की, सॉरी एसेट की लाइफ अगर 10 ईयर है तो वो 5 ईयर से तो ज़्यादा की लाइफ कवर करेगी लीज़। और एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज जो प्रेजेंट वैल्यू होगी MLP की, वो अमाउंट करेगी एटलीस्ट कुछ सब्सटेंशियली ऑल द फेयर वैल्यू ऑफ द लीज्ड एसेट। मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा डीप में नहीं जा रही हूँ क्योंकि ये आपने ऑलरेडी अकाउंट्स या एडवांस अकाउंट में पढ़ा हुआ है, और अगर नहीं पढ़ा है तो आप अभी पढ़ेंगे। फिर आपको ये भी याद होगा कि फाइनेंशियल लीज की कंडीशन ये भी थी कि जो एसेट लीज़ की गई है वो कुछ ऐसे स्पेशलाइज नेचर की है जिन्हें वो लीजी ही यूज़ कर सकता है विदाउट मेजर मॉडिफिकेशंस। दैट इज़, अगर किसी थर्ड पर्सन को यूज़ करना होगा तो उसे उसमें मॉडिफिकेशंस करानी होंगी। और ऑपरेटिंग लीज तो एक बहुत ही नॉर्मल रेंटल की तरह है
रेंटल एग्रीमेंट, जहाँ पे किसी भी तरह का ट्रांसफ़र नहीं होता है सब्सटेंशियली हर एक रिस्क रिवॉर्ड का जो इंसिडेंटल होती है ओनरशिप से। दैट इज़ अदर देन फाइनेंस लीज, जहाँ पे ओनरशिप नहीं ट्रांसफ़र हो रही है, बस आप एक कुछ टाइम के लिए रेंट पे ले रहे हो और उसके बदले रेंट पे कर रहे हो। अब ऑपरेटिंग लीज में जनरली लोग क्या लेते हैं? प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, लैपटॉप, कॉफ़ी, डिस्पेंसर्स। तो वही फाइनेंस लीज में लोग लेते हैं प्लांट मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, ऑफिस। यहाँ ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती, यहाँ ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है एट द एंड ऑफ लीज। फिर इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है? तो जनरली जो ऑपरेटिंग होती है उनकी अकाउंटिंग होती है लाइक रेंटिंग एग्रीमेंट। दैट इज़ वो जो एसेट है वो लीजी के बैलेंस शीट में अपीयर नहीं होगा। और वहीं फाइनेंस लीज एक तरह का लोन एग्रीमेंट है, ट्रीट किया जाता है एस लोन एग्रीमेंट, और इसीलिए ये जो एसेट होती है ये लीजी के बैलेंस शीट में शो हो रही होती है। फिर इन दोनों में से किसके पास परचेज ऑप्शन होते हैं? ऑपरेटिंग लीज में लीजी के पास ड्यूरिंग द लीज पीरियड कोई ऑप्शन नहीं होता है उसे परचेज करने का, बट फाइनेंस लीज अलाउ करती है लीजी को कि वो परचेज कर ले ऑप्शन को एट लेस देन द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। ऑपरेटिंग लीज में जो लीज टर्म होती है वो जनरली लेस देन होती है 75% ऑफ प्रोजेक्टेड यूजफुल लाइफ। और वहीं फाइनेंस लीज में जनरली जो लीज टर्म होती है वो इक्वल होती है या एस्टिमेटेड या ज़्यादा होती है एस्टिमेटेड इकोनॉमिक लाइफ से। दैट इज़ अगर 10 साल है उसकी लाइफ तो वो पूरे 10 साल कवर करेगी या एटलीस्ट 75% से तो ऊपर कवर करेगी। फिर उसकी जो भी ऑपरेटिंग रनिंग एक्सपेंस है तो लीजी कोई ऐसे एक्सपेंस नहीं पे करता, लीजी सिर्फ मंथली लीज पेमेंट देता है ऑपरेटिंग के केस में। वहीं फाइनेंस लीज के केस में लीजी जो भी इंश्योरेंस मेंटेनेंस टैक्सेस होती है उनकी एक्सपेंसेस को वो बियर करता है। टैक्स बेनिफिट, सिंस ऑपरेटिंग लीज में किसी भी तरह का खर्चा वो नहीं उठाता तो कोई भी टैक्स बेनिफिट उसे नहीं मिलेगी। और वहीं लीजी फाइनेंशियल लीज के केस में जो भी उसकी एक्सपेंसेस है सब वही उठाता है, तो वो क्लेम कर सकता है इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइनेंस लीज, क्योंकि फाइनेंस लीज ट्रीट की जाती है एज अ लोन। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा, और इन केस आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, आई विल क्लियर योर डाउट। ऑडिट ऑफ होटल्स। अब एक ऑडिट ऑफ हॉस्पिटल में ना हमें कुछ चीज़ों में स्पेशल कंसिड्रेशन देनी होती है, जिसमें से होटल्स में सबसे बड़ा एक इशू होता है पिल्फरिंग। पिल्फरिंग मतलब छोटी मोटी चीज़ों की चोरी करना या स्मॉल क्वांटिटी में चोरी करना। तो होटल्स में चोरी तो बहुत ही होती हैं, आपको भी पता है। आप में से ही कुछ लोग गए होंगे जो होटल से कुछ साबुन, कुछ शॉवर जेल क्या क्या उठा के लाए होंगे। तो पिल्फरिंग एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है होटल्स के लिए, जिसकी वजह से वहाँ पे जो इंटरनल कंट्रोल की इम्पोर्टेंस है उसे अंडरमाइन नहीं की जा सकती। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजमेंट की कि वो इंट्रोड्यूस करें कुछ ऐसे कंट्रोल्स जो मिनिमाइज़ कर पाएँ ये लीकेजेस को एज़ फार एज़ पॉसिबल। और ये इंटरनल कंट्रोल अच्छी तरीके से काम कर रहा है या नहीं, जो भी कंट्रोल्स मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है वो अच्छी तरीके से काम कर रहा है या नहीं, इसके रिगार्डिंग एविडेंस, उसके सक्सेस के रिगार्डिंग एविडेंस आपको कैसे मिलेगी? तो बाय प्रिपेयरिंग रेगुलर परहैप्स वीकली trading accounts for each sales point and a detailed scrutiny of the resulting profit percentages। और अगर किसी भी तरह का डेविएशन आपको दिखा है जब आप इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो उन सबको कंसिडर करते हुए आपको इसका एविडेंस कैसे मिलेगा? आप प्रिपेयर करोगे एक रेगुलर या तो वीकली ट्रेडिंग अकाउंट्स, जिसमें आप अपनी जो भी सेल्स पॉइंट है वो शो करोगे, उसके बेसिस पे भी आपकी प्रॉफिट परसेंटेज क्या होनी चाहिए थी और एक्चुअल में उसके बीच में डेविएशन क्या आ रहा है, उससे आपको पता चलेगा कि क्या फ्रॉड्स हो रहे हैं, क्या पिल्फरेजेस हो रहे हैं, पिल्फरिंग हो रही है। और अब आपका ऑडिटर का काम यहाँ पे क्या है? तो ऑडिटर को ऑब्टेन करने होंगे ये जो रेगुलर ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं उस पीरियड के लिए जो अंडर रिव्यू है, और उन्हें एग्जामिन करना होगा और ऑब्टेन करना होगा एक्सप्लेनेशन अगर किसी भी तरह का अपेरेंट डेविएशन देखने को मिल रहा है तो, कि ये क्यों देखने को मिल रहा है, कि आपका इंटरनल कंट्रोल अच्छा नहीं है, आप अच्छे से काम नहीं कर रहे हो। साथ ही साथ ऑडिटर वेरीफाई करेगा कुछ रेस्टोरेंट के बिल्स को भी, और वो कैसे करेगा? तो वो किचन ऑर्डर टिकट देखेगा, उसके बेसिक रिकॉर्ड्स देखेगा, जिससे ऑडिटर को ये समझ आएगा कि एक प्रॉपर कंट्रोल रिगार्डिंग रेवेन्यू साइकिल एक्सरसाइज किया जा रहा है या नहीं, या वो एक्सरसाइज तो किया जा रहा है बट साथ में अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं। फिर ऑडिटर ये भी इंश्योर करेगा, अपने आप को इस चीज़ को लेकर सेटिस्फाई करेगा कि जो भी टैक्स कलेक्ट किया गया है ऑक्यूपेंट से, कस्टमर से, फूड या उसके ऑक्यूपेशन के रिगार्डिंग वो पे कर दिया गया प्रॉपर अथॉरिटीज़ को। आपने देखा होगा आप जब भी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो वहाँ पे कुछ जीएसटी कुछ टैक्स लगता है जो आपके बिल में ऐड किया जाता है। तो अब रेस्टोरेंट ने आपसे तो टैक्स ले ली बट क्या उनने आगे प्रॉपर अथॉरिटी को पे किया, ये इंश्योर करोगे।
और अगर सब चीज़ें करते हुए ऑडिटर को ये समझ आता है कि इंटरनल कंट्रोल जो है होटल का वो बहुत वीक है या ब्रेक्स डाउन है या वो बहुत ही ख़राब है, तो ये एक बहुत ही बड़ा सीरियस प्रॉब्लम होगा ऑडिटर के लिए. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांजिएंट नेचर ऑफ मैनी ऑफ इट्स क्लाइंट्स रिकॉर्ड्स, एक ऑडिटर जनरली रिलाई करता है वेरी लार्ज एक्सटेंट ऑन द क्रॉस मार्जिन शोड बाय द अकाउंट्स. सबसे पहले फ्रॉड चेक करने के लिए ना जनरली हम रिलाई करते हैं ग्रॉस मार्जिन पे कि इस बार कितनी ग्रॉस मार्जिन है, पिछले बार कितनी थी, कस्टमर कितने बड़े हैं, ग्रॉस मार्जिन होनी कितनी चाहिए थी. और अगर ऐसे केस में इनका इंटरनल कंट्रोल वीक निकलता है तो जो आपकी ऑडिट टेस्ट की स्कोप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी. और कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जहाँ पे आपको मटेरियल मार्जिन डिस्क्रिपेंसी देखने को मिले जिनके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन भी ना हो. तो ऐसे केस में आपको अपनी रिपोर्ट क्वालिफाई करनी पड़ सकती है. अब एक होटल की सबसे बड़ी इनकम कहाँ से होती है? रूम सेल्स एंड हॉल बुकिंग्स. अब ये जो भी रूम सेल किया गया है इसका नॉर्मली कौन पोस्ट करता है? एक आप गेस्ट बिल में रख दिखाते हो और कौन दिखाता है? ये रिसेप्शनिस्ट या कुछ बड़े होटल्स के केस में एक नाइट ऑडिटर. अब इन एंट्रीज का सोर्स क्या है? जनरली या तो तुम्हारा गेस्ट रजिस्टर, कितने गेस्ट आए थे उतने ही तो रूम जाएंगे. एन ऑडिट टेस्ट शुड बी कैरिड आउट टू इंश्योर दैट कि जो भी करेक्ट नंबर ऑफ गेस्ट हैं वही चार्ज किए गए हैं और करेक्ट पीरियड में ही चार्ज किए गए हैं. दैट इज़ आप गेस्ट के रजिस्टर को उठाओगे और आप ये इंश्योर करोगे कि जितने करेक्ट नंबर ऑफ गेस्ट थे वो पूरे शो कर दिए गए हैं और करेक्ट पीरियड में ही शो किए गए हैं. और अगर आपको किसी भी तरह का डिफरेंस दिख रहा है उस चार्ज रेट पे जो आपको गेस्ट बिल में दिख रही है और स्टैंडर्ड रूम रेट में, तो उसे आपको इन्वेस्टिगेट करनी होगी टू इंश्योर दैट दे हैव बिन प्रॉपरली ऑथराइज्ड. दैट इज़ कुछ लोगों को रूम मिल रहा है 1000 में तो वहीं कुछ लोगों को वही रूम मिल रहा है 2000 में. तो इस वेरिएशन, इस डिफरेंस को प्रॉपरली ऑथराइज किया गया है, इसकी परमिशन है इस तरीके से रूम प्रोवाइड करने की, ये इंश्योर करना होगा. अब बहुत से होटल्स में क्या होता है ना, जो हाउस कीपर्स होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं डेली रिपोर्ट ऑफ द रूम्स जो ऑक्यूपाइड थे पिछले दिन, दैट प्रीवियस नाइट, और कितने नंबर ऑफ बेड्स रखे गए हैं हर रूम में, जिन्हें परमानेंटली रिटेन करके रखना ज़रूरी नहीं है बस. लेकिन ऑडिटर को ये इंश्योर करने की ज़रूरत है कि एक सफिशिएंट नंबर ऑफ रिपोर्ट्स तो अवेलेबल है उसके पास ताकि वो टेस्ट कर पाए बोथ जो गेस्ट रजिस्टर है उन्हें और जो इंडिविजुअल गेस्ट बिल है उन्हें. बाकी ऑडिटर को ये इंश्योर करना होगा कि एक प्रॉपर वैल्यूएशन की गई है ऑक्यूपेंसी इन प्रोग्रेस की बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट डेट में, और उसे इंक्लूड किया गया है अकाउंट्स में. फिर ऑडिटर ये इंश्योर करेगा कि एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा जा रहा है बुकिंग ऑफ हॉल्स को लेके या उसकी अदर प्रीमाइसेस को लेके फॉर स्पेशल पार्टीज़, और रिकवर की जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ टैरिफ. देन कम्स इन्वेंट्री. अब होटल में इन्वेंट्री जो होती है वो दोनों तरीके की होती है, एक तो रिडली पोर्टेबल होती है, दूसरी सेलेबल जैसे कि फूड, बेवरेजेस, इन्वेंट्रीज एट्सेट्रा. जिस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर किसी भी तरह की मूवमेंट और ट्रांसफ़र हो रही है इन इन्वेंट्रीज़ में तो वो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट की जाए और एनेबल करे एक ऐसा कंट्रोल जो एक्सरसाइज हो उन पे हर एक इंडिविजुअल स्टोर एरिया पे और उसके सेल्स पॉइंट पे. तो इस केस को लेके ऑडिटर को ऐसे टेस्ट परफॉर्म करने चाहिए, ऐसे प्रोसीजर्स परफॉर्म करने चाहिए जिससे वो ये इंश्योर कर पाए कि ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ये एक्यूरेटली बनाए गए हैं. दैट इज़ इन डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह की हेरा फेरी नहीं की गई है. फिर अगर ऐसा कोई एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ इन्वेंटरी रखी है तो वो लॉक्ड होना चाहिए और उसकी जो चाबी है वो डिपार्टमेंटल मैनेजर के पास होनी चाहिए, दैट इज़ ऑथराइज पर्सन के हाथ में ही होनी चाहिए. फिर ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई भी प्यून आ रहा है आप उसको चाबी दे रहे हो, नहीं, जो सिर्फ आपके ट्रस्टेड पर्सनल है या उन्हें ही आप चाबी दोगे. किसी भी अनऑथराइज पर्सन को किसी भी तरह की परमिशन नहीं दी जाएगी उस स्टोर एरिया में जाने की एक्सेप्ट अंडर कॉन्स्टेंट सुपरविजन. या अगर किसी अनऑथराइज पर्सन को चाबी दी जा रही है तो उसके साथ में कोई सुपरवाइज़र जाएगा. इन पर्टिकुलर, इन सिंपल वर्ड्स, अगर किसी भी तरह का मूवमेंट किया जा रहा है गुड्स में इन और आउट ऑफ द स्टोर तो वो प्रॉपर्ली चेक किया जाना चाहिए. बहुत से होटल्स ऐसे होते हैं ना यूज़ करते हैं स्पेशलाइज प्रोफेशनल वैल्यूअर्स जो आके उनकी इन्वेंट्री के वैल्यूएशन करें कंटिन्यूस बेसिस पे थ्रू आउट द ईयर, और जिस वैल्यूएशन को ऑलमोस्ट इनवेरिएबली यूज़ किया जाता है एज अ बेसिस ऑफ बैलेंस शीट इन्वेंट्री फिगर. दैट इज़ जो एक वैल्यूअर आके वैल्यू बता के जाएगा उसे आप शो कर रहे हो अपनी बैलेंस शीट में. ऑल्दो वो जो वैल्यूअर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं ऑफ ऑडिट क्लाइंट, फिर भी ये ज़रूरी है कि ऑडिटर खुद को सेटिस्फाई करे इस बात के लिए कि जो भी अमाउंट इंक्लूड किया गया है इन्वेंट्रीज में वो रिजनेबल है.
और इस बात को इंश्योर करने के लिए ऑडिटर क्या करेगा, तो ऑडिटर अटेंड करेगा फिजिकल इन्वेंट्री की काउंटिंग को और कैरी आउट करेगा खुद सर्टेन प्राइसिंग और कैलकुलेशन टेस्ट, जिसका जो एक्सटेंट होगा, एक्सटेंट ऑफ सच टेस्ट जो होंगे वो लिमिटेड होंगे। क्यों? क्योंकि वो फिगर्स ऑलरेडी एकदम इंडिपेंडेंटली प्रिपेयर किए गए हैं बाय द होटल। देन फिक्स्ड एसेट्स। अब हर इंडिविजुअल होटल की जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है ना फिक्स्ड एसेट को लेके वो डिफ़र करती है, पर फिर भी बहुत से होटल्स ऐसे होते हैं जो मोस्टली क्वाजी फिक्स्ड एसेट सच एज सिल्वर या कटलरी ऑन इन्वेंट्री बेसिस को अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन हो सकता है बिटवीन ईच इन्वेंट्री आइटम और सिमिलर एसेट जो भी अकाउंट किया जा रहा है। मतलब जैसे ये कटलरी है उसे ये अपनी इन्वेंट्री बता रहे हैं, ना कि फिक्स्ड एसेट, मतलब क्वाजी फिक्स्ड एसेट। अब ऐसे केसेस में ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक डिटेल डेफिनेशन दी जाए उन इन्वेंट्री आइटम्स की जो एग्जिस्ट करती है, और ऑडिटर को कैरी आउट करना चाहिए टेस्ट कि वो इंश्योर कर पाए कि ये जो डेफिनेशन है वो क्लोजली फॉलो किया जा रहा है। दैट इज़ अगर हम किसी चीज़ को इन्वेंट्री की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो हम एक प्रॉपर डेफिनेशन देंगे और ये बताएंगे कि हम इसे इन्वेंट्री की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं, और फिर इन्वेंट्री में जो भी आइटम इंक्लूडेड है वो उस डेफिनेशन क्राइटेरिया को मीट करना चाहिए। ये बात कौन इंश्योर करेगा? ऑडिटर। फिर ऑडिटर साथ में ये भी देखेगा कि क्या कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स है, माइनर रेनोवेशन है, रीडेकोरेशन है, उन सबको कैसे ट्रीट किया गया है। फिर जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जहाँ पे कॉस्ट ऑफ मेजर अल्ट्रेशंस और एडिशंस जो भी है टू द होटल बिल्डिंग ऑफ फैसिलिटीज़ उसे कैपिटलाइज किया गया है। फिर जो होटल की ट्रेड होती है ना वो लार्जली डिपेंड करती है, ऑपरेट करती है ऑन कैजुअल लेबर्स, तो क्या उनके जो भी वेज पेमेंट है उसके रिकॉर्ड्स अच्छी तरीके से मेंटेन किए जा रहे हैं। ऑडिटर ये इंश्योर करेगा कि किसी भी तरह का डिफेल्केशन तो नहीं है अकाउंट्स में, और उसके लिए वो सजेस्ट करेगा प्रॉपर कंट्रोल टू द मैनेजमेंट। एंड एट लास्ट ट्रैवल एजेंट्स एंड शॉप्स। बाकी फिर अगर किसी भी तरह का लेजर आपको दिख रहा है थ्रू ट्रैवल एजेंट्स या बुकिंग एजेंसीज, तो वो बिल्स यूजुअली बनाई जाती है ऑन ट्रैवल एजेंट्स या बुकिंग एजेंसीज। दैट इज़ मिस्टर एक्स ने आके स्टे किया होटल पे, पर उसने मेक माई ट्रिप के थ्रू किया, तो उसका जो बिल है वो रेज किया जाएगा मेक माई ट्रिप के नाम पे। तो ऑडिटर को ये इंश्योर करना है कि जो भी मनी रिकवर की गई है उस ट्रैवल एजेंट या बुकिंग एजेंसी से वो एज़ पर द टर्म ऑफ क्रेडिट अलाउड है या नहीं, दैट इज़ एज़ पर द टर्म्स एंड कंडीशन है या नहीं। और अगर किसी भी तरह का कमीशन है तो वो उस ट्रैवल एजेंट और बुकिंग एजेंट को पे किया गया है या नहीं उसे आप चेक करोगे बाय रेफरेंस टू द एग्रीमेंट ऑन दैट बिहाफ। अगर एग्रीमेंट बोल रहा है कि 10% कमीशन देना है तो आपने 10% कमीशन दी है या नहीं, ये ऑडिटर चेक करेगा। और यहाँ पे हमारा ऑडिट ऑफ होटल्स भी ख़त्म होता है। अब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।